जय गौ माता की पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला पर। साथियों, यहाँ पर कंप्लीट डेयरी फार्मिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड सारे एपिसोड रहेंगे और उम्मीद करूंगा कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। मेरा ये प्रयास काफी अच्छा लग रहा होगा। चलिए, आज जो एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं वो बात करेंगे कि यदि हम दो भैंसों के साथ हमारा डेयरी बिजनेस शुरू करते हैं तो कितना प्रॉफिट हम महीने का कमा सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने डिजिट लिखी है वो 20,000 से लेकर 25,000 का प्रॉफिट मैंने लिखा है। तो क्या वाकई 20 से 25,000 का प्रॉफिट हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसकी पूरी कैलकुलेशन आज के इस वीडियो में रहेगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगता है, कोई भी डाउट लगता है, कोई भी प्रश्न लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें अपने प्रश्नों को, ताकि उनके उत्तर आप तक पहुंच सके, आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मिल सके। चलिए, दो बेसों से जब हम शुरुआत करते हैं तो हमेशा मेरा एक ही फोकस रहता है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंस देना है क्या, आपको ब्रीड के ऊपर फोकस करना है। आप कौन सी नस्ल के साथ जाने वाले हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर मेरे सजेशन से, मेरे अकॉर्डिंग जो है, हम जाएंगे यहाँ पर या तो मुर्रा नस्ल के साथ या फिर जाएंगे जाफराबादी के साथ। दोनों ही भैंसों की बहुत ही शानदार नस्ल है और इन नस्लों के साथ हम यहाँ पर जो है अपने डेयरी फार्म की शुरुआत करने वाले हैं। डेयरी फार्म एक बड़े स्केल पर कभी भी नहीं किया जा सकता। शुरुआती दौर में आपको छोटे स्केल के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी और जब आप छोटे स्केल के साथ शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस, नॉलेज और इन सभी की बदौलत बड़ा डेयरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या सेटअप करने के लिए बहुत फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर मुर्रा या जाफराबादी नस्ल की जब हम दो भैंसे खरीदने जाएंगे तो उसकी मैंने एवरेज प्राइस के हिसाब से जो रेट डिसाइड करी है वो हम लेंगे 80,000 से लगभग 1 लाख तक की भैंसों को हम परचेज करने वाले हैं। ठीक है, इतनी लागत हमें आने वाली है। मतलब कि दो भैंसे आप खरीद रहे हैं तो 2 लाख रुपए या 2,20, 2,25 तक का आप एस्टिमेट मान के चलिए, इतना खर्चा आपको भैंसों को खरीदने में लगने वाला है। ये शुरुआती आपका इन्वेस्टमेंट है। सही नस्ल पे हमने बात कर ली। अब खरीदनी कैसे है ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है ना, कि हमें भैंसे तो खरीदनी है, इतने तक की खरीदनी है, ये भी डिसाइड कर लिया, लेकिन अब हम इसे खरीदेंगे कैसे। या तो आप डेयरी फार्म के खुद जानकार हो, नस्लों के बारे में अच्छे से जानते हो, पशु के बारे में अच्छी जानकारी रखते हो, तब तो आप खुद इसे जाके परचेज कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप जानकार नहीं है, उस कंडीशन में क्या करेंगे। मान लीजिए आप शुरुआती फर्स्ट फेज में है, आपने कभी डेयरी फार्म बिजनेस किया नहीं है और आप करना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। आपके आसपास कोई फार्म हो, उस फार्म से आप इसे खरीदें जिसकी वैल्यू काफी अच्छी हो, फार्म का रेपुटेड नाम हो कि ये फार्म काफी अच्छा डेयरी बिजनेस करता है। उसी फार्म से आपको जो है भैंसें खरीदनी है, ताकि वो फार्म आपको अच्छी नस्ल और अच्छी ब्रीड की जो है भैंस, पशु आपको दे सके। ठीक है, आप वहां से खरीद लीजिए। अगर आप वहां से नहीं खरीदना चाह रहे, वहां से ज्यादा कॉस्टली पड़ रही है तो तीसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि अपने आसपास के एरिया में आप विजिट करें, आसपास के गांवों में घूमें। वहां पर आपको छोटे किसानों के पास ऐसे पशु मिल जाता है। छोटे किसानों को पैसों की भी जरूरत होती है, बहुत सी बार अपने पशु को वो बेचना भी चाह रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको जो है अच्छी कीमत पर अच्छी जो है नस्ल की और अच्छा पशु मिल जाएगा। तीसरी पॉइंट हमने बात करी, जो आसपास के गांव में हम विजिट करेंगे तो वहां से हम पशु को खरीद सकते हैं। ये भी आप नहीं करना चाहते तो अब ये देखिए कि आपके क्षेत्र में कोई अच्छा व्यापारी है क्या पशु का, जो पशुओं की खरीद फरोख्त करता हो सकता है वो अपना 10% ले, 5% ले, 15% ले, कमीशन जो उसका डिसाइड होता है वो लेगा, लेकिन आपको एक अच्छा पशु खरीद कर वो दे देगा। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो ये 4 तरीके हैं हमें हमारे पशु को खरीदने के, इसी बेसिस पर आप खरीद सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप जानकार हो। इसके लिए क्या है, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, पशु विक्रेता के साथ में डेयरी फार्म पर आपको कंटिन्यू विजिट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है अपना पशु खरीद सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक सिंपल सा जनरल आईक्यू का क्वेश्चन है। आप किसी दूसरे के थ्रू भी यदि पशु खरीद रहे हैं, खुद पशु खरीद रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे समझना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है, एक तो आप जो पशु खरीद रहे हैं वो कौन सी ब्यात का है। ठीक है, दूसरा, उस पशु के नीचे कटड़ा है या कटड़ी है। जो आप भैंस खरीद रहे हैं उस भैंस के नीचे कटड़ा है या कटड़ी है। कटड़ी है तो हो सकता है कुछ पैसा ज्यादा ले, लेकिन आप कटड़ी वाली भैंस ही खरीदें, ताकि इन फ्यूचर वो कटड़ी आपके लिए एक नई भैंस बनकर तैयार हो जाए।
तीसरा, उस पशु का, उस भैंस का जो है मिल्किंग कितना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। भैंस का मिल्किंग कितना आ रहा है। भैंस का मिल्किंग यदि कम है तो ये कैसे पता चलेगा? बहुत सी बार पशु विक्रेता या जो बेचने वाला होता है वो धोखाधड़ी कर देता है। कैसे? एक टाइम दो टाइम का दूध निकालता नहीं है, तो जब आप निकालने जाएंगे तो ज़्यादा दूध मिल जाएगा और वो बोलेगा मेरी भैंस तो इतनी मिल्किंग में है, और वहां से आप उसे खरीद कर लाते हैं, घर पे जैसे ही लाते हैं वो उसका मिल्किंग डाउन हो जाता है। तो आपको समझना क्या है, 3 से 4 टाइम, 1 या 2 दिन तक कंटिन्यू आपको उस भैंस को दूहना है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये रेगुलर कितना मिल्किंग दे रही है। ठीक है, क्लियर हो गई? अब ये बात भी ध्यान रखिएगा कि आप किस क्षेत्र से उसे खरीद रहे हैं। आपके आसपास के क्षेत्र से खरीद रहे हैं तब तो उसकी मिल्किंग में कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि क्लाइमेट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन आप मान लीजिए 100, 150, 200 किलोमीटर दूर से उसे खरीद के ला रहे हैं, तो उसमें कंपल्सरी ये फिक्स है कि उसकी जो मिल्किंग है वो कम होने वाली है, क्योंकि उसका क्लाइमेट एकदम से बदल जाने वाला है। जैसे-जैसे वो जगह पे, नई जगह पे सेट होगी, फिर से अपनी मिल्किंग में आ जाएगी। और लास्ट फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि पशु का स्वभाव कैसा है, एग्रेसिव है, सॉफ्ट है, सौम्य स्वभाव का है, या किस तरीके का पशु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेयरी फार्म के लिए। ऐसा नहीं हो कि 2 पशु लाया, दोनों पशु आपस में लड़ते झगड़ते रहे, तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। इसलिए सौम्य स्वभाव के पशु को आपको खरीदना चाहिए, ऐसी भैंसें आपको खरीदनी चाहिए। क्लियर? कैसे खरीदनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं भैया, हम इन 2 भैंसों से महीने का कितना पैसा कमा सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, एक भैंस आपका कितना लीटर दूध दे सकती है? तो हमने यहाँ एवरेज पकड़ा 12 से 15 लीटर। हम जो भैंस का पकड़ के चल रहे हैं, 12 से 15 लीटर दिन का दूध देती है, सुबह शाम दोनों मिला के। अब यहाँ पर 2 भैंसों का एवरेज हम दूध पकड़े तो हमें चाहिए कम से कम 25 लीटर दूध तो ये दे ही दे। 25 लीटर दूध देती है पर डे का, तो 1 महीने में 750 लीटर दूध होता है। 1 महीने में कितना लीटर दूध हुआ? 750 लीटर। अब इस 750 लीटर जो भैंस का दूध है, इस भैंस के दूध की रेट आपको क्या मिलेगी? आपको डेयरी में हो सकता है 60-65 के आसपास मिल जाए, और अगर आप इसे डोर टू डोर दें, किसी के घर पे आप इसे सर्व करें, तो आप इसकी रेट 70 से 80 रुपए ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देने को तैयार है। फिर मैं एक बात और आपको कहना चाह रहा हूँ, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डेयरी बिजनेस में आपको ट्रस्ट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का, अपने ग्राहक का, अपने कस्टमर का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विश्वास नहीं जीत पाए तो आपका बिजनेस फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 70 से 80 रुपए लीटर अगर आप दे रहे हैं, कस्टमर आपको पैसा देने को तैयार है, तो आप उसमें मिलावट बिल्कुल मत करिए। तो इस हिसाब से हम महीने का पैसे का एवरेज लगाएं तो हमारे पास 52,500 से 60,000 रुपए तक का लीटर दूध बनता है। मतलब हम जितना दूध देंगे वो 1 महीने में, उतना हमारे पास पैसा बनेगा 60,000 रुपए। इतना पैसा 1 महीने में 2 भैंसें आपके लिए छोड़ेगी। अब खर्चे की बात कर लेते हैं। खर्चे में हम बात करते हैं, देखिए प्रतिदिन एक भैंस पर आपको 300 रुपए के आसपास खर्चा आ जाएगा। 300 रुपए में चारा, फीड सब आ जाएगा, 300 रुपए। और भी अगर आप ज़्यादा मानना चाहें तो 400 रुपए मान लीजिए। 400 रुपए भी आप यहाँ पे मान सकते हैं। आपके एरिया वाइज़ भी ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जो मटेरियल मिल रहा है वो किस रेट में मिल रहा है। हो सकता है आपको भूसा सस्ता मिल रहा हो, चारा ईज़ी वे में अवेलेबल हो, आप चारा, हरा चारा खुद उगा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके प्रॉफिट मार्जिन को डिसाइड करती है। अब डिपेंड करता है आप किस कंडीशन में हो। ठीक है? तो ये हमने बात कर ली। अब यहाँ पर देखिए 300 रुपए के हिसाब से पर डे आपका कितना हो गया? 600 रुपए का खर्चा। और 1 महीने की बात करें तो लगभग आपको 18,000 रुपए का खर्च बैठेगा। कितना बैठेगा? 18,000 रुपए का खर्च बैठेगा। अब इस 18,000 रुपए के खर्च में इस 18,000 रुपए के खर्च में अन्य खर्च, मान लीजिए आपके कभी पशु बीमार हो गया, कुछ और एक्स्ट्रा खर्च लग गया, तो वो एक्स्ट्रा खर्च हमने 2,000 रुपए जोड़ लिए। टोटल खर्चा हमारा महीने का कितना हो गया? 20,000 रुपए हो गया। कितना खर्च हुआ? 20,000 रुपए हमारा महीने का खर्च हो गया।
हमने दूध बेचा 52,000 से लेकर 60,000 तक, आपका रेट क्या है? 70 रुपये बेचते हैं तो 52,000 बनता है, 80 रुपये की रेट से बेचते हैं तो 60,000 रुपये बनता है। तो 52,000 की रेट से जब आप बेचेंगे, 20,000 रुपये अपना खर्चा निकाल लेंगे, तो नेट प्रॉफिट आपका बचता है कितना? 32,000 रुपये। वहीं 60,000 मतलब 80 की रेट से जब आप दूध बेचते हैं तो 60,000 का होता है महीने का, और इसी 60,000 में से 20,000 का आपका अपना खर्चा निकाल लें तो 40,000 का आपका प्रॉफिट रह जाता है। खर्चा कितने परसेंट अपने को बैठता है पशु के ऊपर, ये मान के चलिए 35 से 40% तक का आपका प्रत्येक पशु पर खर्चा बैठेगा। और वहां से प्रॉफिट की बात करेंगे तो 60 से 65% वो आपको प्रॉफिट देगा। तो डेयरी फार्म घाटे में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि डेयरी फार्मिंग फिर भी घाटे में जा रही है, क्यों? उसका एक मुख्य कारण है या तो दूर दराज के क्षेत्रों में डेयरी फार्म का शुरू करना, या आप डोर टू डोर सर्विस नहीं दे पा रहे, मार्केटिंग अच्छी से नहीं कर पा रहे, जिस कारण से आपका डेयरी फार्म फेल हो रहा है। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पहलू है अपने फार्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आप कभी भी जो डेयरी के सेंटर खुले हुए वहां पर मत दीजिए, वहां पे आपको मिनिमम रेट मिलने वाला है, और मिनिमम रेट से आप अपने बिजनेस को सर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खर्चा तो आपको उतना ही पड़ना है, और आपका मिल्क का रेट बहुत मिनिमम मिलने वाला है, क्योंकि वो डेयरी सेंटर वाला वहां से दूध को वो कलेक्ट करता है, फिर अपने प्लांट पर रह जाता है, वहां से प्रोसेसिंग करता है, बाय प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसको सेलिंग के लिए अपने सेंटर पर देता है। तो यहाँ तक के जो बीच में खर्चे हैं, इन खर्चों को निकालने के बाद भी वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो आपको मिनिमम पैसा ही वो पे करेगा। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको मिनिमम पैसा ही मिलने वाला है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं यदि आप प्रॉफिट को और बढ़ाना चाह रहे हैं अपने डेयरी बिजनेस में। तो एक तो सबसे पहले धीरे धीरे ट्रस्ट वाला, विश्वास के साथ अपने कस्टमर को जोड़े रखिए। दूसरा, ऐसा कभी नहीं हो कि आपके कस्टमर को आपको बोलना पड़े कि आज मिल्क नहीं है, या आप खत्म हो गया, कम पड़ गया, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अपने कस्टमर को कभी भी नहीं छोड़ना है। कस्टमर का विश्वास जीतना है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा, और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी, अपनी डेयरी की पहचान बनानी पड़ेगी, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, और वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट में। वैल्यू एडिशन कैसे? आप अच्छी चीज दें, अच्छा दूध दें, अच्छा दही दें, छाछ अच्छी प्रोवाइड करा सकते हैं, फिर आप घी बनाकर दे सकते हैं। तो ये जो बेसिक डेली यूज की चीजें हैं डेयरी प्रोडक्ट की, वो बनाकर आप दे सकते हैं। इससे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। मित्रों, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। कोई भी मन में डाउट है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि आपकी उस क्वेरी का अगले एपिसोड में सॉल्यूशन मिले आपको, और उन प्रश्नों से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर पाए। जय गौ माता की।